तो आज की टॉपिक हम लोगों की क्या है? हम लोग की टॉपिक है आज की जो डायपोल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी का कुछ पार्ट जो बच गया है उसको आज हम फिनिश करेंगे। लास्ट क्लास में जो डायपोल में हमने पढ़ा था कि डायपोल के बनने के कंडीशन क्या हैं, डायपोल के दो इम्पॉर्टेंट जो पोजीशंस हमने रिप्रेजेंट किए थे, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। उस जगह पर डायपोल के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगी, कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान होगा, और ये दोनों खास जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद इसके जो रिज़ल्ट बने, उस रिज़ल्ट को हम इस्तेमाल करके इस डायपोल के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा था। तो हमने लास्ट क्लास में इसके जो दो पोजीशंस थे उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो सीखा ही था, और साथ ही साथ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैलकुलेट करने हम लोगों ने सीखा था। उसके आधार पर हमने एक दो सवाल भी डिस्कस किए थे। आज की हम लोग की टॉपिक है वह है डायपोल का जो एक्शन क्या होगा जब हम एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। एक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल क्या है? तो डायपोल कुछ नहीं, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक कॉम्बिनेशन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उस डायपोल को रख देंगे, मतलब कहने का कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को रखने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर कोई भी चार्ज आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एकमात्र काम है डायपोल पर फोर्स लगाना। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल आता है तो डायपोल में क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम पता लगाना चाहते हैं नेट फोर्स। एक डायपोल को जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं तब उस पर नेट फोर्स कितना होगा। सपोज करो कि ये हम लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी हम डायरेक्शन में ले सकते हैं, तो हमने वर्टिकली इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रीजन तैयार किया है। और हम यहाँ पर कैसे भी आप एक डायपोल को रख दीजिए, कैसे भी एक डायपोल को आप रख दीजिए, यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, और ये दोनों के जो बीच की दूरी होगी लेंथ ऑफ द डायपोल, मान लेते हैं ये भी एल है और ये भी एल है, 2L लंबाई हो गया डायपोल का। और हम चाहते हैं कि इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इस डायपोल पर नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वही डायपोल पर नेट फोर्स होगा। और वो चूंकि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पर फोर्स लगाएगा उसका हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में Q × E, और इस नेगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट में Q × E। आप गौर करो तो पता चलेगा कि ये जो डायपोल है, इस डायपोल पर दो अलग अलग चार्जेस पे फोर्स लगे और वो फोर्स का मान जो है वो एग्जैक्टली बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी इस रीजन में भी होगा। और दोनों डायपोल अगर है तो दोनों चार्ज भी बराबर होंगे। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगा दिया, और इस तरह डायपोल पर दो फोर्स आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज पर और एक नेगेटिव चार्ज पर। और नेट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ नेट फोर्स का मान क्या मिलेगा, तो नेट फोर्स का मान मिलेगा 0।
आप यहाँ ये कह सकते हैं कि एक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमेशा उस पर नेट फोर्स 0 मिलेगा, ऑलवेज। कैसे भी रख दो, इस डायपोल को ऐसे रख दो, इलेक्ट्रिक लाइन के ही डायरेक्शन में रख दो, उल्टा रख दो, जैसे भी रख दोगे उस पर हमेशा नेट फोर्स का मान 0 मिलेगा। और नेट फोर्स 0 होना बताता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 हो तो ऑफकोर्स हम लोग न्यूटन के अनुसार इक्विलिब्रियम बोले थे, और फोर्स के 0 होने से जो इक्विलिब्रियम तैयार होता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम इस पर टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क, नेट टॉर्क। टॉर्क हमने आपको सिखाया था कैलकुलेट करना, यह है नेट फोर्स हम लोगों ने अभी सीखा है। मतलब कहने का टॉर्क कौन बनाता है? टॉर्क बनाता है उस पर लगने वाला फोर्सेस। जो भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, अगर वो सारे फोर्सेस उस बॉडी को अगर रोटेट करा देता है तो कहेंगे कि उस फोर्स के द्वारा टॉर्क तैयार हुआ है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण बॉडी अगर रोटेट करना शुरू कर दे तो हम कहेंगे कि उस बॉडी पर फोर्स ने टॉर्क डेवलप किया है। अब जरा तुम यहाँ इमेजिन करो, यही जो सिचुएशन आप यहाँ देख रहे हो इसको जरा तुम इमेजिन करो, और तुम अगर इस डायपोल को मान लिया जाए, ये डायपोल मोमेंट का यही डायरेक्शन है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, निगेटिव से पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। मान लिया जाए दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मान लिया जाए इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आप इस पर्टिकुलर अवस्था में इमेजिन करो कि क्या इस डायपोल पर ये जो दो फोर्स लगे हैं, ये फोर्स मिलके इसको रोटेट कराएगा कि रोटेट नहीं कराएगा। सपोज करो ये हम एक ये ले लिए, मान लिया जाए यहाँ एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये ग्रीन वाला जो है पॉजिटिव चार्ज है और वाइट वाला जो है ये नेगेटिव चार्ज है, और हम जो है इसको ऐसे रख दिए हैं, और इस पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है और इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है, और इस अवस्था से अगर हम इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये दोनों फोर्स इसको क्या करेगा, अगर कोई फोर्स ऊपर लग जाए और यहाँ फोर्स एक नीचे लग जाए तो ऐसे रोटेट करेगा, दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस। जैसे भी आप देखो ना, अगर ऐसे रख दो, इस पर ऊपर खींचो, इसको नीचे खींचो तो ऐसे रोटेट करेगा। सो दीज फोर्सेस हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट द डायपोल एंड हेंस वी कैन से कि नेट टॉर्क इज फॉर्म्ड ड्यू टू दिस डायपोल। तो यहाँ हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए बताया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या R क्रॉस F, कोई भी। तो सुनो, ये है आपका R जिसका मैग्नीट्यूड हो गया L, ये है फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड हो गया QE, और R और फोर्स के बीच का एंगल यही है थीटा जो ये है। तो R की जगह हुआ L और फोर्स की जगह हो गया QE इनटू साइन थीटा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इस सिचुएशन के लिए एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसका भी R ये हुआ, फोर्स ये हुआ, और बीच का एंगल यही बनेगा, दो ये हो गया पोजीशन, ये हो गया फोर्स, और बीच का एंगल यही है थीटा, और इसका भी जो डायरेक्शन बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका भी एंटी क्लॉक, इसका भी एंटी क्लॉक, तो जुड़ जाएगा। मतलब देखो ना, ये जो फोर्स है इस डायपोल को नचाने की प्रवृत्ति कैसे रखता है, तो ऐसे रखता है। ये भी इसको ऐसे ही नचाना चाहता है, ये भी इसको ऐसे ही नचाना चाहता है, तो दोनों का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज।
और इस वजह से इसका भी होगा R मतलब हुआ L, फोर्स मतलब हो गया Q इंटू ई इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए तो कितना मान प्राप्त होगा, 2LQE इंटू साइन थीटा। LQ इंटू साइन थीटा। 2LQ को क्या लिख सकते हैं, 2L इंटू Q को हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट, तो 2LQ हो गया डायपोल मोमेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं PE इंटू साइन थीटा, PE इंटू साइन थीटा। और अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म डायपोल का आपको रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं P क्रॉस E, P क्रॉस E। P हुआ डायपोल मोमेंट, E हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस में लिख दिए क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जब तोड़ते हैं तो साइन थीटा आता है, और साइन थीटा यहाँ पर उपलब्ध है। P की तरफ अगर हम फिंगर रख दें और E की तरफ हथेली का फेस रख दें और तब फिंगर को इंसर्किल करें तो एंटी क्लॉक आना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक बना था। तो P जो है उसकी तरफ आप फिंगर रख दो और E की तरफ हथेली का फेस रख दो, ये देखो फेस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ है, और फिंगर को इंसर्किल करो तो फिंगर कैसे नाचा, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा था। तो इसीलिए हमने लिखा है P क्रॉस E। E क्रॉस P नहीं लिख सकते हैं, E क्रॉस P अगर लिखते तो E की तरफ फिंगर होता और P की तरफ हथेली का फेस होता, तब घुमाते तो फिंगर मेरा क्लॉकवाइज चला गया, जबकि टॉर्क बना है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ा P क्रॉस E। ठीक है। अगर मान लिया जाए थीटा का मान 0 डिग्री होता, ये जो थीटा है ये अगर 0 होता, मतलब जो ये डायपोल है, ये डायपोल अगर ऐसे होता इस पर्टिकुलर अवस्था में होता, इलेक्ट्रिक लाइन के ही लाइन पर होता डायपोल मोमेंट, तब उस केस में टॉर्क कितना होता, टॉर्क होता 0। और अगर थीटा का मान 180 होता तब उस केस में टॉर्क कितना होता, तब उस केस में टॉर्क क्या होता, अगर हम 180 कर दें, मतलब कि माइनस चार्ज ऊपर और प्लस चार्ज नीचे कर दें, ऐसे कर दें, ये थीटा 180 घुमा दें ताकि ये माइनस क्यू चार्ज जो है वो ऊपर चला जाए, प्लस क्यू चार्ज जो ये नीचे आ जाए, लाइन पर ही आ जाए, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर हो जाए, बीच का एंगल 180 हो जाए। तो फिर इस केस में भी देखो तो टॉर्क क्या होगा, तो साइन 180 0 होता है, तो टॉर्क अगेन आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक डायपोल को रखेंगे तो ऑलवेज उस पर नेट फोर्स 0 होगा, चाहे तुम इसको जैसे भी रख दो, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तुम जैसे भी रख दोगे उस पर नेट फोर्स 0 ही होगा। परंतु टॉर्क का मान 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। अगर तुम इसको 0 डिग्री पर रखोगे तो टॉर्क 0 होगा, 180 पे रखोगे तो 0 होगा, लेकिन 60 डिग्री पे रखोगे, 30 डिग्री पे रखोगे तो फिर यह टॉर्क का मान 0 नहीं होगा, टॉर्क का मान होगा। ठीक है। टॉर्क का मान 0 होने को कहेंगे हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क का मान अगर 0 कहें तो हम कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क का रोटेशनल टेंडेंसी है। फोर्स का 0 होने को बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो आप यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डायपोल को रखते हैं तो ऐसा डायपोल ऑलवेज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, परंतु रोटेशनल इक्विलिब्रियम में वो हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि रखा कैसे है। अगर 0 डिग्री पे रखा है तो आप कहेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा,
180 पर भी है तब भी आप कहेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री इस तरह के एंगल पर रखा हुआ है तो आप बोलेंगे कि नहीं, तब उस केस में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो होना ही होना है। ठीक है, फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमने अभी नेट फोर्स कैलकुलेट किया है, नेट टॉर्क कैलकुलेट किया है, और इन दोनों से हमें जो निष्कर्ष निकला, हम अगर इसको नोट में लिखते हैं, इसको अगर हम नोट में लिखते हैं कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल will always be in translational equilibrium. But always be in translational equilibrium, but it may or may not be in rotational equilibrium. रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमेशा होगा। ये बातें हम लोगों ने अभी समझा है, स्पष्ट तौर पर हमने ये बातें अभी समझा है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्क डन की। वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकाल सकते हैं और एक्सटर्नल फोर्स भी निकाल सकते हैं। चलिए हम एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल का चुनाव हम क्यों किए हम आपको बताते हैं। सपोज करो कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, और ये आपका एक डायपोल है। सपोज करो दिस इज अ डायपोल, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। ये शुरुआत की अवस्था है, थीटा एंगल पर ये है, थीटा 1 एंगल पर ये है, थीटा 1 एंगल पर ये है। अभी ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस डायपोल को रोटेट कराकर इस एंगुलर पोजीशन पर ले आएं। यहाँ प्लस क्यू आ जाए, यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ जाए, और हम इस डायपोल की अवस्था को इस अवस्था में ले आना चाहते हैं। ये थीटा 1 से नचाकर हम उसको थीटा 2 एंगल पर लाना चाहते हैं। तो हमें बाहर से काम करना होगा, इसको पकड़ के खींच के लाना होगा। हाँ, अगर हम थीटा 2 पर पहले से है और थीटा 2 से थीटा 1 पर लाना चाहें तो हमें बाहर से काम नहीं करना पड़ेगा, छोड़ दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तब उस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। तो हम थीटा 1 से थीटा 2 पर लाना चाहते हैं और पता लगाना चाहते हैं कि तब इस केस में वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 बराबर कितना होगा, कितना टॉर्क लगेगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क डॉट डी थीटा। नेट फोर्स तो 0 है तो एफ डॉट एस तो कर नहीं सकते, तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला है टॉर्क डॉट डी थीटा। अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क डॉट डी थीटा। हमको इसको रोटेट कराना है, तो रोटेट कराने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा, तो उतना ही जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट में टॉर्क लगाया है, उसी के अगर हम अगेंस्ट में टॉर्क लगा देंगे उतना ही के बराबर, तो नाच कर ये अवस्था में आ जाएगा। और थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से चलाकर थीटा 2 तक लाना है। टॉर्क का मान बताइए भाई, मैग्नीट्यूड
टॉर्क का मैग्नीट्यूड पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक। पी ई तो बाहर हो गया, पी ई हम इसको ऊपर लिखते हैं, पी ई तो बाहर हो गया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स याद रखिएगा निकल रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में, डायपोल को नचाने में पी ई बाहर हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद है, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक, और यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, एक बार थीटा की जगह ऊपर वाला लिमिट माइनस एक बार थीटा की जगह नीचे वाला लिमिट रखेंगे, और इस तरह आपके जो वर्क डन के रिजल्ट आएंगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 विल बी इक्वल टू पी गुना ई, माइनस को अंदर डाल दो तो आ जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, दिस मच। तो ये है कोई भी एंगल से किसी दूसरे एंगल में ले जाने के लिए आपको बाहर से बल लगाकर कितना काम करना पड़ेगा, उसका मान आप निकाल लिए हैं। यह है वर्क डन। इस अवस्था से अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन क्या होंगे, तो वही फॉर्मूला है, एक्सटर्नल के द्वारा वर्क डन निकाल लीजिए, माइनस कर लीजिए, इलेक्ट्रिक के कारण वर्क डन हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने अभी वर्क डन सीखा है। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा, पोजीशन थीटा, माना कि अगर एक डायपोल किसी एंगुलर पोजीशन थीटा पर है तो उसका थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, याद रखिएगा, एंड डायपोल मोमेंट। ये है मतलब हम ये चाहते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में हम एक डायपोल को यहाँ रख दिए, माइनस है, ये प्लस है, हम ये रख दिए हैं, और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और बीच का एंगल ये हुआ थीटा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा। तो इस थीटा पोजीशन पर अगर ये डायपोल अवस्थित है तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, समाहित है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी निकालने के लिए कहा गया पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन थीटा, इट इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स to rotate the dipole from 90 डिग्री को हम यहाँ रेफरेंस लेंगे टू दैट एंगल थीटा। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, याद रखिएगा, यहाँ 90 डिग्री से थीटा एंगल ले जाने में जो बाहरी बल को या बाहरी फोर्स को काम करना पड़ेगा, उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगुलर पोजीशन थीटा। हम जो काम करेंगे, मतलब क्या करेंगे, उसको एनर्जी देंगे। हम जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, और जो एनर्जी हम देंगे वो भीतर स्टोर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगा, ठीक है। फिर
So that is why it is defined as the work done by external force to rotate the dipole from reference position, that is 90 degree, to that angle theta. मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा, अगर हम इसको ऊपर लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा बराबर होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू रोटेट द डायपोल फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा. और अब आप यहाँ पर अभी देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स θ1 से θ2 तक हम निकाल कर आपको दे दिए थे. तो बस आप θ1 की जगह 90 और θ2 की जगह थीटा पुट कर दीजिए इसी में, क्योंकि हम वर्क डन कैलकुलेट कर चुके हैं. तो ये हो जाएगा cos 90, यहाँ पर θ1 की जगह 90 और माइनस cos, और θ2 की जगह पर यहाँ थीटा है तो थीटा. अब इसको हम हटा देते हैं. तो देखिए क्या रिजल्ट आया. सो पोटेंशियल एनर्जी को हम अगर U रिप्रेजेंट करें और एट एंगल थीटा, तो आप यहाँ कह सकते हैं cos 90 तो 0 हो गया भाई, और ये है थीटा, तो 0 माइनस दिस माइनस रह जाएगा, तो माइनस इन PE cos थीटा. दिस इज. और अगर हम इसको, डायपोल एक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्केलर है, तो हम इसको कुछ इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं P डॉट E. डॉट क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो स्केलर बनने वाला है, और माइनस P इंटू E आ गया. डॉट रहेगा तो cos थीटा को मैनेज करेगा. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एंगुलर पोजीशन थीटा. तो आप यहाँ से किसी भी एंगुलर पोजीशन पर आप यहाँ निकाल सकते हैं. और जैसा कि हमने यहाँ रेफरेंस 90 डिग्री पर लिया है, तो तुम ऐसा करो, इस केस में यहाँ पर थीटा का मान 90 रख दो, cos 90 का मान 0 गुना समथिंग 0, सो पोटेंशियल एनर्जी का मान 0, और जहाँ रेफरेंस लेते हैं वहाँ पर का एनर्जी तो 0 होता ही है. तो ये आपको आ जाएगा. इसमें अगर हम आपसे पूछें एट 0 डिग्री थीटा इक्वल टू 0 अगर लेते हैं, तो 0 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? तो थीटा का मान 0 ले लेंगे, तो cos 0 का मान 1, तो मान आ जाएगा माइनस PE पोटेंशियल एनर्जी. 0 डिग्री पर ही फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स. तो फोर्स तो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0, और 0 ही डिग्री पर टॉर्क क्या होगा? अभी बताया था टॉर्क 0. तो 0 डिग्री पर तुम गौर से देखो तो फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी है माइनस. चलो हम आगे एक और निकालते हैं. एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा 90 डिग्री पर, cos 90 0 होगा, फोर्स 0 होगा, परंतु टॉर्क 0 नहीं होगा. टॉर्क का मान होगा P इंटू E, क्योंकि टॉर्क में आया था PE साइन थीटा में थीटा 90 साइन 91, और 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करने आपसे कहें, तो cos 180 माइनस 1 माइनस प्लस, तो PE सिर्फ PE प्लस P आएगा. फोर्स क्या आएगा भाई? और टॉर्क भी 0 आएगा. फोर्स तो हमेशा 0 आएगा,
टॉर्क भी 0 आया। अब आप 0 से 180, दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, 0 और 180 के बीच ही रहेगा, और ये जो थीटा है दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो आप यहाँ गौर से देखो तो क्या पता चला कि 0 से हम जैसे जैसे रोटेट कराते हैं डायपोल को 180 पर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रहा है। नेगेटिव था, 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग एज द डायपोल रोटेट्स फ्रॉम एंगल 0 डिग्री टू 180 डिग्री। मतलब ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक डायपोल को रख देते हैं और इस अवस्था में ये डायपोल है, और फिर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस डायपोल को ऐसे कर देते हैं, ये P है, डायपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन है, और फिर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट को ऐसे कर देते हैं, ये P है। तो ये 0 था, 90 हुआ, 180 हुआ। तो ऐसी अवस्था में आपको अगर लेते चले जाएं डायपोल को, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या वेरिएशन आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका पहले नेगेटिव है, 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग हुआ तो मिनिमम कहाँ होगा और मैक्सिमम कहाँ होगा? तो मिनिमम होगा यहाँ पे और मैक्सिमम होगा यहाँ पर। 0 मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। फोर्स हमेशा 0 है। टॉर्क जो है यहाँ सिर्फ 0 हुआ, यहाँ सिर्फ 0 हुआ, लेकिन यहाँ 0 नहीं हुआ। तो अगर हम आपसे पूछें कि परफेक्ट इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ पर है, एक डायपोल की परफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ होता है जहाँ पर नेट फोर्स भी 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो। तो वो ये पोजीशन है जहाँ फोर्स भी 0 है, टॉर्क भी 0 है, तो ये है परफेक्ट इक्विलिब्रियम। यहाँ भी देखो फोर्स 0 है, टॉर्क 0, ये भी है एक परफेक्ट इक्विलिब्रियम। अब हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है जब वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है, एक समान। आप यहाँ गौर से देखो, ये इक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन की इक्विलिब्रियम है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो हम इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम उस पोजीशन की है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो इसको बोलेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, पोटेंशियल यहाँ टॉर्क का मान 0 है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेबल होना और अनस्टेबल होना किस किस एंगल पर होगा, कहाँ कहाँ पर होगा, तो आप ये बता सकते हैं। तो ये जो अवस्था है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की अवस्था है। ये जो अवस्था है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है, और ये तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। ये 90 डिग्री एंगल है, ये तो इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, ये वाली अवस्था है। यहाँ पर डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, माने 180 डिग्री पर है। तो ये सारी अवस्थाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये बातें इसके साथ हो गई। अब हम इसको हटाते हैं। तो अभी हमने बात की है पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, उसके बाद हमने टॉर्क निकाला, उसके बाद हमने वर्क डन निकाला, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला। चौथा देखते हैं, पांचवा देखते हैं, टाइम पीरियड
of small oscillation. जो ये डायपोल है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। और डायपोल अभी इस अवस्था में इक्विलिब्रियम में है, कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ऑफ कोर्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने बताया था कि जिस इक्विलिब्रियम की चर्चा होती है, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन जिसके इर्द गिर्द बॉडी ओसिलेट करते हैं, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट बॉडी ओसिलेट नहीं करता, याद रखिएगा। तो ये पोजीशन हो गई इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर हम इस डायपोल को इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, इस पोजीशन में ले आते हैं डायपोल को, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दे देते हैं। क्या बताया था एसएचएम में? वहाँ बताया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद अगर बॉडी पर नेट फोर्स या टॉर्क टुवार्ड्स दी मीन पोजीशन लगे, पहला कंडीशन टुवार्ड्स दी मीन पोजीशन माने टुवार्ड्स दी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखो, तो इस केस में टॉर्क किधर लगेगा? तो टॉर्क इधर लगेगा, अभी अभी कैलकुलेट किया था एंटी क्लॉकवाइज। तो और यही पोजीशन तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो डिस्प्लेस करने के बाद, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद जो उस पर एक टॉर्क लगा, वो लगा टुवार्ड्स दी मीन पोजीशन, और वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो थीटा के। अगर फोर्स की बात करते तो फोर्स लगना चाहिए था टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए था x, जो डिस्प्लेसमेंट है वो। लेकिन यहाँ पर फोर्स नहीं, यहाँ टॉर्क की चर्चा है। तो टॉर्क टुवार्ड्स द मीन पोजीशन हो, और वो टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो, जो आप डिस्प्लेसमेंट किए हैं वो थीटा हो। तो देखो, तो टॉर्क हम लोग क्या पढ़े हैं इस पर्टिकुलर अवस्था में? टॉर्क पढ़े हैं पी ई साइन थीटा। अब अगर स्मॉल ओसिलेट कराना है, मतलब कि अगर थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं, और तब उस केस में जो टॉर्क आपके बनेंगे वो बनेंगे पी ई इंटू थीटा। ठीक है, ये कंडीशन पर हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जब ओसिलेशन छोटा होगा, जब एंगल छोटा होगा, तभी टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, तब जाके हम इसको बोलेंगे एंगुलर हार्मोनिक मोशन। क्योंकि बात थीटा के साथ है, इसलिए बोलेंगे AHM, एंगुलर हार्मोनिक मोशन। टॉर्क बराबर होता है I इंटू अल्फा बराबर PE थीटा। अल्फा बराबर होता है PE बटा में I इंटू थीटा। I के बारे में हम आपको बताए हुए हैं, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा है एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमने बताया था कि अगर AHM में आ गया तो हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे फॉर AHM के लिए ये शर्त है। हमने एक अलग क्लास आपको दी हुई है, कंडीशन फॉर सिंपल या एंगुलर हार्मोनिक मोशन एंड हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड। एक अलग से आपको हमने लेक्चर रिकॉर्ड करके इस पर दिया था। तो आपको अगर ज़रा भी इस पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लें, और फिर यहाँ से आप कंपेयर कर लो तो ओमेगा प्राप्त होगा। यहाँ करते हैं, ओमेगा आपको प्राप्त हो जाएगा। ओमेगा कितना होगा भाई? तो ओमेगा होगा PE डिवाइडेड बाई I। ओमेगा बराबर होता है 2π/T टाइम पीरियड, रूट अंडर PE बटा में I। और यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होगा?
तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर I बाई PE, है ना, I बाई PE। P क्या है? डायपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ से आप इस तरह से टाइम पीरियड का मान कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कि अगर आप इस डायपोल को इस अवस्था से इस अवस्था में ले आओ और ला करके यहाँ छोड़ दो तो ये ऐसे 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 ओसिलेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा अबाउट दी इलेक्ट्रिक लाइन, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। और यही वाइब्रेशन की हम लोगों ने अभी टाइम पीरियड यहाँ कैलकुलेट की है। सो दिस इज़ व्हाट द टाइम पीरियड यू हैव कैलकुलेटेड। तो आप यहाँ से देखिए, तो यही 5 फैक्टर हैं, नेट फोर्स, नेट टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी एंड टाइम पीरियड। इस डायपोल के रिगार्डिंग अब आप इसके कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें तो डायरेक्ट टू द पॉइंट सवाल जो है वो मिलेगा आपको, ज़्यादा परेशान नहीं करता है। Find the angle between dipole moment and electric field at which the potential energy and magnitude of torque be same। आप एक ऐसा पोजीशन बताइए, वो एक ऐसा एंगल बताइए जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क की जो मैग्नीट्यूड है वो समान हो। मतलब कि टॉर्क की मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एनर्जी ये हमें समान करनी है। ये आपको सवाल में दिया हुआ है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा PE साइन थीटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा किसी भी एंगल पर? -PE कॉस थीटा। यही होगा। PE कट जाएंगे, कॉस थीटा को नीचे भेजेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। तो थीटा आप यहाँ से बोल सकते हैं और ये आ जाएगा 135 डिग्री। कॉस थीटा 135 पर tan का मान -1 होता है, -1 होता है, यस। तो ये 135 डिग्री पर आपको पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का मैग्नीट्यूड बराबर प्राप्त होगा। तो इसी तरह का है, अगर आप फॉर्मूला लगा देते हैं तो आपके सवाल जो हैं वो बन जाएंगे। अब हम यहाँ पर अभी जितने भी रिजल्ट तैयार किए हैं वो सारे के सारे रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म अवस्था में था। अब हम यहाँ पर व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in non-uniform electric field। अगर डायपोल को हम अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन। मान लिया जाए एक हम देखो नॉन यूनिफॉर्म की तो बहुत तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अलग अलग जगह डायरेक्शन बदल जाएं तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अलग अलग जगह मैग्नीट्यूड बदल जाएं
तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। दोनों बदल जाएं, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, तो बदल जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग हो सकता है, मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग हो सकता है। तो बहुत सारे कंडीशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन पर मेंटेन करते हैं। तो इसका कोई जो है वो रिज़ल्ट जो है वो डेफिनेट नहीं बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर देखिए क्या निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं। हम ऐसा कंडीशन लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन भी बदल रहा हो और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो, और वहाँ हम एक डायपोल को रखेंगे खास अवस्था में और जांचने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर इस डायपोल की क्या प्रक्रिया होगी। सपोज करो कि एक चार्ज यहाँ पॉजिटिव रखा हुआ है और ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइन से शो कर रहे हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस। और एक डायपोल हम पहले ऐसे रखते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। ये एक डायपोल हमने रखा है ऐसे। ये है पहली अवस्था, ये इसकी पहली अवस्था है डायपोल की। हम डायपोल को ऐसी अवस्था में सजाए हैं कि उनके जो चार्जेस हैं, डायपोल की जो चार्जेस हैं, उन दोनों चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो। देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन है, परंतु इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़्यादा होगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला ये यहाँ है। इसको अगर हम Q0 अगर बोल देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला तो यहाँ बैठा हुआ है, और ये पॉइंट इससे नज़दीक है तो यहाँ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और ये पॉइंट इससे दूर में है तो यहाँ पर वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो मान लिया जाए इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E1 और यहाँ बन रहा है E2। तो अब हम यहाँ चर्चा करते हैं फोर्स लगाने की। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? पॉजिटिव चार्ज पर अपने ही डायरेक्शन में, और यहाँ फोर्स लगेगा Q इंटू E1, और यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा? निगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन का अपोजिट में, तो फोर्स इधर लगेगा और वो होगा Q इंटू E2। अब बताइए यहाँ पर देख करके इन फर्स्ट कंडीशन, इन कंडीशन 1 इस कंडीशन में क्या इस डायपोल पर नेट फोर्स 0 होगा? नेट फोर्स की बात हम पूछ रहे हैं। नेट फोर्स 0 होगा नहीं होगा? तो आपका जवाब है नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि दो फोर्सेस जो लग रहे हैं वो दोनों फोर्स अपोजिट तो हैं परंतु इक्वल नहीं हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ज़्यादा होगा और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि QE2 माइनस QE1 होगा और ये बराबर 0 नहीं होगा, और यहाँ पर E2 स्ट्रॉन्गर है और E1 कमज़ोर है। तो आप कह सकते हैं कि इस अवस्था में डायपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इस अवस्था में डायपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बात करते हैं टॉर्क की, नेट टॉर्क। क्या इस दो फोर्स की वजह से ये डायपोल नाच सकता है, या ये दोनों फोर्स इस डायपोल को नचा पाएगा? तो
तो नहीं नचा पाएगा। जैसे मान लिया जाए ये डायपोल है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज है, प्लस के ऊपर एक फोर्स इधर लगा और माइनस के ऊपर फोर्स इधर लगा, इधर वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इधर वाला फोर्स थोड़ा वीक है, तो ये डायपोल को ये दोनों फोर्सेस की वजह से ये डायपोल इधर खींचा चला आएगा, स्ट्रेट लाइन में चला आएगा, परंतु ये रोटेट नहीं करेगा क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। हाँ, एक फोर्स इधर लगता है, कोई इधर लगता है तो हो सकता था ना जाता, लेकिन ये फोर्स एक इधर और एक इधर लगने से इस डायपोल में एक खिंचाव पैदा होगा और इस दिशा में स्ट्रेट लाइन में चलने की बात होगी, रोटेशन नहीं होगा, देयर विल बी नो टॉर्क। तो इस केस में टॉर्क जीरो होगा। तो आप क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा परंतु रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मे बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यह है पहली कंडीशन कि भाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। अब हम एक दूसरा कंडीशन लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इस चार्ज से जितनी दूरी हम ये पॉइंट पर एक माइनस क्यू चार्ज रख देते हैं, उतना ही दूरी पर यहाँ से भी हम पॉइंट कंसिडर करते हैं और यहाँ प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं। मतलब कहने का कि ये दूरी और ये दूरी आपस में समान है और ये मिलकर के एक डायपोल का निर्माण किया है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, तो हमने दूरी समान इसलिए लिया है ताकि हम यहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है और यहाँ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो समान होगा। हाँ, डायरेक्शन अलग होगा, यहाँ का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, परंतु यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इस जगह पर जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, दैट इज Q इंटू ई, और इस जगह पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। नेगेटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन के अपोजिट में फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। यह है माइनस क्यू चार्ज, इधर फोर्स लगेगा और यही आपका डायपोल है। अब देखो तो दो फोर्स तो मैग्नीट्यूड में बराबर लगे, Q इंटू ई यहाँ भी लगे, Q इंटू ई यहाँ भी लगे, मैग्नीट्यूड में तो बराबर लगे। क्या ये दोनों फोर्स अपोजिट है? ये है दूसरा कंडीशन। क्या ये दोनों फोर्स अपोजिट है? साफ साफ देखिए और बताइए। तो आपका जवाब है नहीं, ये दोनों अपोजिट नहीं है। हाँ, एक इधर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। एक इधर जाता और एक ऐसे जाता, ऐसे, या एक ये ऐसे गया तो यहाँ पर एक ऊपर लगता, तब अपोजिट कहते हैं, तब वहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से नेट फोर्स जीरो कहते। परंतु यहाँ पर अपोजिट नहीं है, इक्वल तो है, अपोजिट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर फिर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इक्वल फोर्स तो है लेकिन यहाँ पर ये नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, अपोजिट नहीं हुआ। ये कंडीशन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें भी नेट फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो आप अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी एक डायपोल रख दोगे तो उस पर हमेशा फोर्स लगेगा, वहाँ पर कभी भी वो नेट फोर्स उस पर जीरो नहीं होगा। एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तुम अगर एक डायपोल रख दोगे तो उस पर हमेशा एक नेट फोर्स लगेगा, वो कभी भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि हमने दोनों कंडीशन में चेक कर लिया नेट फोर्स निकालकर, और नेट फोर्स का मान जीरो हमें प्राप्त नहीं हुआ। टॉर्क की बात करते हैं, तो इस केस में देखो, तो एक फोर्स अगर इधर लगा, एक फोर्स ये लगा, तो ये डायपोल को ऐसे रोटेट करा देगा ऐसे, तो यहाँ पर नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। मे नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो डायपोल है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो हो सकता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो हो सकता है,
परंतु ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कभी भी नहीं होगा। और यूनिफॉर्म फील्ड में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमेशा होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम इस बात को नोट कर देते हैं। तो जो हमने रिजल्ट तैयार की थी, आप इसको बार बार देखिए तो सभी चीज़ें एकदम बाइफर्केट होकर समझ में अच्छे से आ जाएगा। When a dipole is in electric field, अगर एक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, पहला, इफ E इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब इस केस में डायपोल विल ऑलवेज बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डायपोल जो है वो हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ही होगा, बट इट मे और मे नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है, नहीं भी। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगा जब 0 डिग्री और 180 डिग्री पर हो, और जब दूसरे एंगल पर होगा तब फिर वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। परंतु तुम कोई भी एंगल पर रखोगे तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में वो हमेशा प्राप्त होगा। परंतु अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तब इस केस में आप ये कहेंगे कि डायपोल विल नेवर बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डायपोल विल नेवर बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डायपोल कभी भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, हमेशा उस पर नेट फोर्स लगेगा, अभी हमने निकाला है। बट इट मे और may not be in rotational equilibrium। लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बातें हमने आपके लिए तैयार की हैं, जो आप इसको नोट कर लीजिए, और ये हमसे पूछा भी जाता है कई एग्ज़ाम में, तो आप इसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था डायपोल के एक्शन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। और इसके पहले क्लास में हमने डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अलग अलग जगहों पर चर्चा कर दी है। तो इसके साथ हम लोग की डायपोल फिनिश्ड होती है। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और पढ़ना चाहते हैं। अब हम पढ़ना चाहते हैं कि अगर हम एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फिर उस कंडक्टर में क्या घटनाएं घटेंगी, वेरिएशन होगा। ए कंडक्टर is placed in electric field। जैसा कि हम एक कंडक्टर के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा हम आपको बेसिक क्लास में किए हुए हैं, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, उसमें क्या क्या घटना है, उसमें इंड्यूस्ड चार्ज, ये सभी डिटेल से हम बेसिक क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। हम आपको थोड़ा याद दिलाते हैं कि एक कंडक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें जो बिजली है चल सके, जो विद्युत कैरी कर सकता है उसको हम बोलते हैं, संचालन कर सकता है उसको हम कंडक्टर बोलते हैं।
ऐसे जितने भी कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, वो सभी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या की भरमार होती है। देयर आर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, उसके इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहते हैं। जो एटम है, जो न्यूक्लियस का जो एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जो है वो अपने एटम को बांध के रखता है। नॉन कंडक्टर, कंडक्टर जो है वो कंडक्टर के भीतर जो मटेरियल है, मटेरियल के जो एटम है, एटम के जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह पकड़ के नहीं रख पाता, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो इलेक्ट्रॉन अपने घर छोड़ के, जो अपने एटम का है, वो अपने उसका घर है, वो छोड़ के पूरे मोहल्ले में, माने पूरे एटम में घूमते रहता है, पूरे सब्सटेंस में घूमते रहता है, वॉल्यूम में। तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है ना। तो तुम अगर उस सभी इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक खास डायरेक्शन में चलाना चाहो तो आराम से चल देगा। हल्का सा अगर कोई उस पर कोई फोर्स लगा दे तो वो उस दिशा में चल देगा। अगर इलेक्ट्रॉन बंधा रहेगा तो उसको चलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना, किसी खास डायरेक्शन में, क्योंकि पहले उसको बंधन मुक्त करना होगा, तब वो चलेगा। लेकिन कंडक्टर में क्या है कि पहले ही से सारे इलेक्ट्रॉन बंधन मुक्त हैं, अब उसको बस किसी एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करने की ज़रूरी है। तो वो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत भरे हुए हैं। और अगर हम ऐसे कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, सपोज करो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके भीतर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज ऑल आर रिप्रेजेंटेड एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हम अगर इस कंडक्टर को, ये कंडक्टर है और ये जो ई दिख रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अब अगर हम इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में डाल देते हैं, दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? तो इसके भीतर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड में पाएंगे, क्योंकि कंडक्टर ही इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, क्षेत्र में चला गया। तो कंडक्टर के भीतर जितने फैमिली मेंबर हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उसके एटम हैं, वो सब के सब जो है वो एक्सटर्नल फील्ड में आ गए, आ तो गए। लेकिन अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर अपने डायरेक्शन का अपोजिट में फोर्स लगाएगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेलना शुरू करेगा। इस वजह से क्या होगा कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी, और यहाँ पर प्लस, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज सजना शुरू होगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा? तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि अगर यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज अगर जमा हो गया, तो ये प्लस ये माइनस मिलकर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर बनेगा। ये जो चार्ज यहाँ पर जमा होता है, ये जो प्लस चार्ज जो इस एंड पर जमा होता है, उसको हम नाम दिए थे इंड्यूस्ड चार्ज, याद होगा आपको। और यहाँ जो माइनस के रूप में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज के साथ यहाँ जमा है, इसको हमने नाम दिया था नेगेटिव इंड्यूस चार्ज। ये इंड्यूस चार्ज है। और हमने ये भी बताया था कि जितना पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज बनेगा उतना ही इंड्यूस चार्ज नेगेटिव भी बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन की कमी हम यहाँ पर लेंगे। और इसके इंड्यूस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इस कंडक्टर के भीतर अब दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गए। एक जो हमने बाहर से अप्लाई किया है ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी मटेरियल से गुजरते हुए जा रहा है, और उसने जो इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेल दिया जिससे यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज अपीयर हुआ, इनके अपीयरेंस से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी एक मटेरियल के अंदर में बन रहा है। दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो डिपेंड करेगा यहाँ पर जितना चार्ज उसके अनुसार बनेगा। तो यहाँ पर कितना चार्ज है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चार्ज बना सकता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही यहाँ प्लस और यहाँ माइनस बना सकता है कि उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड बने वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली ई नॉट के बराबर हो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड बने वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर हो। सो इन कंडक्टर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली बराबर होगा। और जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर नहीं हो जाता, ये इसके बराबर नहीं हो जाता है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेलता रहेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस चार्ज बनते रहेंगे। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये इंड्यूस्ड बढ़ता जाएगा। और कब तक ये बढ़ता रहेगा? जब तक ये इसको बराबर ना कर ले। और तब इस केस में अगर कंडक्टर के भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर कंडक्टर पूछा जाए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर अगर पूछा जाए, तो आप देखो ध्यान से, तो इसके भीतर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो देखो दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है ई नॉट और एक है इंड्यूस्ड, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। और इस तरह हमेशा एक कंडक्टर के भीतर, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये नहीं है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, कंडक्टर ऐसा है, तो फिर अंदर में यहाँ पर ना माइनस है ना प्लस है, यहाँ ना माइनस है ना प्लस है, अंदर में यूं ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको रख भी देंगे, तब अगेन इस कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। उसके जो भीतर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, तब तक डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे जब तक कि उसके भीतर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए। और 0 होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर में रखोगे, क्षण भर में उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। क्षण भर में यहाँ प्लस यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट होता है, और क्षण भर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के मान को 0 बना देता है। तो अगर हम कभी आपसे कहें कि एक कंडक्टर के भीतर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, चाहे वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो, कहीं भी ये हमेशा उसके भीतर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कह सकते हैं 0 होता है। हाँ, अगर मान लो यही प्लस क्यू चार्ज जो है वो अगर यहाँ पर न ठहर पाए, ये मूव कर जाए, या ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ ना ठहर पाए, ये मूव कर जाए, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तब जिंदा रहेगा, और तब उस केस में कंडक्टर के भीतर ये वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड माना जाएगा। लेकिन अगर ये इसके मूव होने की संभावनाएं नहीं है, इसके मूव होने की संभावनाएं नहीं हैं, और अगर ये चार्ज स्टैटिक है, अपनी जगह पर रेस्ट में है एंड पर, तब उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 होगा। मूव होने की संभावनाएं कहाँ होती हैं? मूव होने की संभावनाएं होती हैं जब कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना। जब कोई तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, तब भीतर में इलेक्ट्रिक फील्ड तार के कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी 0 नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर यहाँ चार्ज रुकने के लिए हम व्यवस्था ही नहीं देते हैं, तार से जोड़ देते हैं। तार से जोड़ देते तो जैसे ही प्लस हुआ यहाँ आया और वो आगे की तरफ बढ़ गया, यहाँ जैसे ही माइनस आया वो इधर बढ़ गया, यहाँ रुका ही नहीं कि अपना एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना सके और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मान को 0 कर सके। ठीक है, फिर तो रुके हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर हम बात करेंगे कि कंडक्टर को एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तब उस केस में कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर में क्या होगी? तब वहाँ हम कहेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा।
अगर यही कंडक्टर के अलावा नॉन कंडक्टर होता, तो अगर ये नॉन कंडक्टर होता तो यहाँ पर इसमें तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, भले इसमें बहुत सारी ताकत हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन रहे तब ना इधर ढकेल के पहुँचाए, तब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसके बराबर नहीं हो पाता। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इससे हमेशा कम रहता है, और तब एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के भीतर एग्जिस्ट करने लगता है। तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इन नॉन कंडक्टर अगर ये नॉन कंडक्टर है, तब उस केस में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अप्लाइड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इनसाइड में वो बराबर होता है E0 माइनस E in, ये बराबर होता है। और कंडक्टर में चूंकि दोनों बराबर होता है तो जीरो हो जाता है। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि नॉन कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में हम क्या लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे हम अप्लाइड जो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है डिवाइडेड बाई के। के क्या है? के क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम यहाँ लिख देते हैं के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हमसे पूछा जाए कि नॉन कंडक्टर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, हम यहाँ पर बनाते हैं नॉन कंडक्टर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टर में बनेगा, इसको आप इधर माइनस इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए तो E0 कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई के। ये होगा नॉन कंडक्टर में। इन नॉन कंडक्टर इसको हम हटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर या डाई इलेक्ट्रिक। और अगर कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर में बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान इन्फिनिटी होता है, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0 1, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो E0 के ही बराबर होगा, जो हम ऑलरेडी लिखे हुए हैं। और ये बातें किस में होंगी? फॉर कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हमेशा 0 होगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग हम बहुत जगह पर आगे करते भी चलेंगे। तो इसके साथ हम लोग की फर्स्ट पार्ट फिनिश्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो आपका जो आगे का होमवर्क है वो आप नोट कर लीजिए। होमवर्क SC वर्मा बुक की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, प्रॉब्लम हम लोग शायद कहाँ तक किए हुए हैं, 63 तक शायद किए हुए हैं, देखते हैं। सिक्सटी 69 तक हम लोग किए हुए हैं। तो 70 से लेके 75 तक, 70 से 75 तक, 72 75 ये है। तो आप ये सभी सवाल बनाकर रखिए। अगली जो वीडियो आपको प्राप्त होगी वो इन सब सवाल के सॉल्यूशन उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर। और आगे की जो टॉपिक है आपकी वो है गॉस लॉ। तो आप लोग अपने बुक से गॉस लॉ पढ़ के रखिएगा, तो हम लोग को समझने में आसानी होगी।